हेलो एवरीवन। आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम पूनम है और आज हम 10 जुलाई 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। पर उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। किस मंत्रालय द्वारा परख सर्वेक्षण कराया गया? सही आंसर है एजुकेशन डिपार्टमेंट। हाल ही में किस राज्य के द्वारा युवा आयोग का गठन किया गया है? बिहार। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? ब्राजील। विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2025 में भारत किस स्थान पर है? थर्ड। आईसीसी फीमेल टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दूसरे स्थान पर किस भारतीय स्पिनर को जगह मिली है? दीप्ति शर्मा। किस राज्य में स्थित कर्नाक ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज रखा गया है? महाराष्ट्र। भारतीय नौसेना द्वारा किस इंडियन नेवल शिप से एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट का परीक्षण किया गया है? आईएनएस कवरती। सहेली स्मार्ट कार्ड किस राज्य के द्वारा शुरुआत की गई है? दिल्ली। आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी है? आरसीबी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। हाल ही में किस देश ने अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामित किया है? इजराइल। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। पहला प्रश्न है, किस कंपनी को भारत में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस देने की मंजूरी मिली है? इसका सही आंसर है स्टारलिंक, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। इन स्पेस ने एक अपने बयान में कहा है कि स्टारलिंक को उपग्रहों के समूह यानी स्टारलिंक जेन 1 की व्यवस्था करने की मंजूरी दी गई है। इससे यह कंपनी भारत में उपग्रह आधारित संचार सेवाएं देने प्रदान करने में सक्षम हो सकेंगी। ये मंजूरी इनको 8 जुलाई से 5 साल की अवधि के लिए या जेन 1 समूह के परिचालन की समाप्ति तक के लिए वैध माना जाएगा। स्टारलिंक जेन 1 जो है, ये एलन मस्क की कंपनी है। स्टारलिंक जेन 1 कॉन्स्टलेशन एक वैश्विक व्यवस्था है जिसमें 4408 सैटेलाइट होते हैं और ये पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करते रहते हैं। इस जो सिस्टम है, इससे भारत में 600 गीगावाट प्रति सेकंड की क्षमता से इंटरनेट सेवा प्रदान करने में सक्षम है। इससे पहले ये स्टारलिंक ऐसा नहीं है कि फर्स्ट कंपनी, इससे पहले दो कंपनियों को भी टेंडर मिल चुका है। उसमें है यूटेलेट वनवे और जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, और स्टारलिंक जो है वो भारत में थर्ड कंपनी है जो सैटेलाइट बेस्ड मोबाइल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का काम करेगी, इंटरनेट सेवाएं देने का काम करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली मेडिकल इनोवेशन सेंटर किस मेडिकल कॉलेज में खोली गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मौलाना अब आजाद मेडिकल कॉलेज। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज ने मेडिकल इनोवेशन सेंटर की शुरुआत की है। यह पहल जो है आईआईटी दिल्ली के टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हब के साथ के सहयोग से की गई है। मेडिकल इनोवेशन सेंटर की स्थापना का उद्देश्य चिकित्सा के क्षेत्र की जो चुनौतियों के लिए जो किफायती, प्रभावशाली और व्यापक समाधान है, उसको विकसित करना है। यह सेंटर खास तौर पर मेडटेक, डिजिटल हेल्थ इनोवेशन और मेडिकल डिवाइस डिजाइन पर काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में किस पहले स्वदेश निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट वेसल को शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड आईएनएस निस्तार। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय नौसेना को विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड से अपना पहला स्वदेशी डिजाइन वाला निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट पोर्ट आईएनएस निस्तार मिल गया है। निस्तार से नौसेना की क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। इसका मेन मकसद क्या है? ये समुद्र के अंदर 1000 मीटर की गहराई में ये बचाव अभियान को अंजाम देने में सक्षम है।
और ये जो जहाज है वो स्वदेशी निर्मित है, दैट इज मेक इन इंडिया प्रोग्राम पे आधारित है। इससे क्या होगा, इसकी ये विशेषता है कि ये गहरे समुद्र में अगर कोई सबमरीन या कोई जहाज या कुछ भी ऐसे हादसे हो जाते हैं, तो उस केस में ये बचाव अभियान करने में सक्षम है। और ये देश का पहला स्वदेश निर्मित जो है ड्राइविंग सपोर्ट पोर्ट बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा प्राकृतिक खेती के लिए कोऑपरेटिव का गठन किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, अमित शाह। गृह एवं सहकारिता मंत्री जो हैं अमित शाह ने कहा है कि इसकी उपज खरीदने के लिए नई कोऑपरेटिव बनाई गई है। ये पूरे देश में प्राकृतिक खेती से उपजे अनाज को खरीदने का काम करेगी। दुनिया के बाजारों में जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी बहुत ज्यादा मांग हो गया और इसकी कीमत भी काफी बढ़ गई है। इसलिए सरकार ने इस अलग कोऑपरेटिव को का गठन किया है जो कि इसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड सारा काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने किस मिशन के लिए प्रोपल्शन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर है गगनयान। इसरो ने 3 जुलाई को महेंद्रगिरी स्थित अपने प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम के 2 सफल परीक्षण किए हैं। ये छोटी अवधि के ही परीक्षण से जैसे 30 और 100 सेकंड के लिए था। ये क्योंकि जो गगनयान मिशन है आप सभी जानते हैं कि गगनयान मिशन 2026 में अभी तक इसकी डेट है कि 2026 में ये किया जाएगा। गगनयान मिशन क्या है? गगनयान मिशन जो है कि जो इस मिशन के थ्रू इंडिया से जो है 4 इंसानों को पहला मानव युक्त मिशन है क्योंकि इंडिया से कभी भी कोई इंडिया के थ्रू दैट मीन जो इसरो इसरो है उसके थ्रू कभी भी कोई भी सैटेलाइट जो मानव को लेकर अंतरिक्ष में नहीं गया है। इसलिए ये गगनयान मिशन पहल शुरू की गई है जिसका जो है 2026 में इसको करने का टाइमलाइन लिया गया है ताकि जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाके 4 जो गगन यात्री को लेके इस मिशन को ले जाने का काम है। तो इसी के लिए अभी इसकी टेस्टिंग हो रही है। ये अभी छोटी-छोटी अवधि के लिए हुई है और इसे बाद में जो है ये अभी बहुत कम-कम टाइम पीरियड के लिए हो रहा है और इसको बाद में पूरी अवधि के लिए इसको टेस्टिंग की जाएगी। इसमें कौन से 4 अंतरिक्ष यात्री जा रहे हैं? इसमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जिसका आपको नाम पता होगा जो अभी फिलहाल गए हुए हैं, जो एक्सिमो 4 मिशन है उसके तहत वो अभी गए हुए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। इसके अलावा प्रशांत बी नायर, अजीत कृष्णन और अगत प्रताप इन सभी का चयन किया गया है। इसमें क्या है इन जिनका ये पिक्चर दिया गया है इन लोगों को भेजने से पहले एक जो ह्यूमनॉइड रोबोट है, जो इंडिया का बनाया हुआ है व्योममित्र, उसको पहले ये फीमेल लुकिंग ह्यूमनॉइड रोबोट डिजाइन किया गया इसरो के द्वारा, जिसको पहले इन चारों को स्पेस में भेजने से पहले जो व्योममित्र ह्यूमनॉइड रोबोट है, उसको इस मिशन के थ्रू भेजा जाएगा, ताकि टेस्टिंग किया जा सके कि ये जो आपका जो गगनयान मिशन है, वो सभी तरीके से सक्षम है कि नहीं है। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूटी में 5 नए जिले बनाने का प्रस्ताव किया गया है? सही आंसर है लद्दाख। यहाँ आप मैप में देख रहे हो, लद्दाख जो है ये आपका एरिया लद्दाख है। लद्दाख में 2 जिले हैं, एक है आपका लेह और एक है कारगिल। अभी तक लद्दाख जो यूटी है, उसमें 2 ही जिले आते हैं, लेह और कारगिल। अभी इसी में 5 नए जिले बनाने की प्रस्ताव किया गया है। जल्द ही लद्दाख में जिलों की संख्या 2 से 7 हो जाएगी क्योंकि अभी 2 हैं और 5 और ऐड होंगे। लद्दाख में 5 नई जिले के सृजन के संदर्भ में सभी आवश्यक औपचारिकताएं जो पूरी हो चुकी है और गृह मंत्रालय के पास इसकी घोषणा के इंतजार के लिए भेज दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में मौजूदा समय में सिर्फ 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। और इसमें जो है कौन से 5 जिले और बनाए जाएँगे? लेह में शाम, नुब्रा और चांगथांग शामिल होगा और कारगिल में इसको पुनर्गठित करके ज़ंस्कार और द्रास का गठन किया जाएगा। ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महाविष्णु मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मुरैना के बटेश्वर स्थित सबसे ऊंचा महाविष्णु मंदिर, जो लगभग 600 साल पहले पत्थरों के ढेर में तब्दील हो गया था, अब मूल स्वरूप में लौट आया है। एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बिखरे पत्थरों से मंदिर का पुनर्निर्माण किया है। इसके लिए इंफोसिस फाउंडेशन ने जो है, जिनकी जो है अध्यक्ष सुधा मूर्ति है, उनके द्वारा भी योगदान दिया गया था। इस मंदिर की अगर बात करें तो ये मंदिर जो है गुर्जर प्रतिहार रूलर के समय का बनाया गया है, और इसमें जो है भगवान शिव, विष्णु और शक्ति को समर्पित ये मंदिर है। 13 और 14 शताब्दी में यहाँ एक बहुत भयानक अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से ये मंदिर बिखर गया था। इसी का पुनर्निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीटी द्वारा किस नदी के लिए फ्लड जोन बनाया जाएगा? एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका सही आंसर है गंगा। हरिद्वार से बलिया तक गंगा और सहायक नदियों का पहली बार सुव्यवस्थित फ्लड जोन, जिसको हम बाढ़ क्षेत्र कहते हैं, वो तय किया जाएगा। अभी तक जो फ्लड जोन का निर्धारण सिर्फ व्यक्ति विशेष से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए ही किया जाता था, लेकिन अब एनजीटी ने का मानना है कि जनपद स्तर पर इसका निर्माण होने से ऐसे विवादों में एक तो कमी आएगी, और बाढ़ के चलते जो जान मान का नुकसान होता है, उससे भी बचा जा सकेगा। ठीक है। अभी ये जो है वो सिर्फ हरिद्वार से बलिया तक के एरिया को कवर कर रहे हैं। जितना भी गंगा की जितनी भी गंगा नदी और उससे रिलेटेड जितनी भी सहायक नदी है, उनके लिए फ्लड जोन बनाया जाएगा। और नेक्स्ट जो चरण होगा, नेक्स्ट जो फेज होगा, उसमें आगे जो गंगा नदी जो बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सब एरिया से होते हुए जाती है, उनके लिए भी फ्लड जोन का निर्धारण किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल कंपनी के अगले सीओओ, मुख्य परिचालन अधिकारी का पदभार कौन संभालेंगे? इसका सही आंसर है सबीर खान। सबीर खान दिग्गज एप्पल कंपनी के नए मुख्य परिचालन अधिकारी होंगे, और वो जेफ विलियम्स का स्थान लेंगे, जो 2025 के अंत में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सबीर खान के एप्पल के सीईओ बनने के साथ ही दुनिया में ऐसे बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें भारतीय जो है वो हायर पोस्ट पे हैं, या उसके अध्यक्ष या चेयरमैन हैं। जिसमें अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं सत्य नडेला है। इसी तरह जो गूगल की जिम्मेदारी है सुंदर पिचई है, और सुंदर पिचई के पास है। इसके अलावा गूगल की जो होल्डिंग कंपनी अल्फाबेट, उसका भी पदभार सुंदर पिचई संभाले हुए हैं। एडोब के शांतु नारायण हैं। आईबीएम के अरविंद कृष्णन। फार्मा कंपनी नोवार्टिस का सीईओ वसंत नरसिम्हन है। वर्टेक्स के रेशमा केवलर मानी है। और इसी तरह बाटा के जो थे वो पहले, अभी तो नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पहले जो सीईओ थे वो भारतीय ही कंपनी के, वो भारतीय थे, वो थे संजीव कटारिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप का पहला देश कौन है जहां यूपीआई सर्विस लागू हो गया? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसका सही आंसर है नामीबिया। डिजिटल भुगतान की भारतीय तकनीक यूपीआई को नामीबिया ने अपनाने की स्वीकृति दी है। इसके लिए नामीबिया सरकार भारत संग लाइसेंस समझौता करेगी। इस वर्ष के अंत तक नामीबिया अफ्रीका महादेश का ऐसा पहला देश होगा जहां यूपीआई के जरिए भुगतान होने लगेगा। और अभी जो है प्रधानमंत्री अपनी 5 दिवसीय यात्रा पे थे। इससे पहले वो घाना, ब्राजील, त्रिनाद टोबैगो, ये सारी जगह जा चुके हैं। और इसके अलावा उनका जो लास्ट जो है कंट्री, वो गए हैं नामीबिया। और नामीबिया के जो प्रधानमंत्री थे, जो राष्ट्रपति हैं, डॉक्टर नेतुम्बो नंदी एनदैतवा हैं, उनके साथ इस बैठक के दौरान सहमति हुई है। मोदी जी का जब वो नामीबिया पहुंचे तो उनका औपचारिक स्वागत किया गया, और इसके अलावा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दैट मीन्स 21 तोपों की सलामी दी गई है। अपने 5 देशों की यात्रा में भी मोदी ने इस बार 3 देशों त्रिनाद टोबैगो, घाना और नामीबिया की संसद को संबोधित किया है। मोदी जी के द्वारा एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है इस
जो 5 दिवसीय यात्रा पे गए इसके दौरान किसी भी अन्य भारतीय प्रधानमंत्री ने इतनी ज़्यादा बार विदेशी संसद को संबोधित नहीं किया है। कांग्रेस के सभी प्रधानमंत्रियों को मिला दे तो उन्होंने कुल मिला के 17 बार विदेशी संसद को संबोधित किया है। मोदी के बाद दूसरा स्थान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का है, जिन्होंने 7 बार, और इंदिरा गांधी ने 4 बार, और पहले जो प्राइम मिनिस्टर से जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार, और राजीव गांधी ने भी 2 बार, और इसी तरह नरसिम्हा राव ने 1 बार किया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 17 बार दूसरे विदेश के संसद को संबोधित किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिमो मिशन 4 के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला द्वारा किस फसल को आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उगाया गया है? इसका सही आंसर है मूंग बीन एंड एनुग्रीक, दोनों, बोथ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे अपने प्रवास के अंतिम चरण में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला किसान बन गए हैं। उन्होंने पेड्री ड्रेस में मूंग और मेथी उगाई है। एक्सिमो 4 मिशन के तहत 26 जून से शुभांशु आई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे है, और यहाँ वो 12 दिन गुजार चुके हैं। और अभी हमने पढ़ा था शुभांशु शुक्ला का किस मिशन के तहत नाम जुड़ा हुआ है? गगनयान मिशन के तहत। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और